सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच 247 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन के जो टाइटन बैच 1.0 हमने स्टार्ट किया उसका डे 10 पढ़ रहे हैं। डे 9 तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है और डे 10 से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहता है क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, तो वो आती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये सारी समस्याओं को हम पूरा दूर कर देंगे। आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन का होता क्या है। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है क्योंकि कंटिन्यूटी बनाओगे ना, धीरे धीरे सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी रखनी है। आज हम किस अप्रोच से देखेंगे वो उसको देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना, आरंभ है प्रचंड है, ये विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध में तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका वही तो मान है। जो बच्चा इस एग्जाम को लड़ जाएगा वही बच्चा मान होगा और उसी के गले में माला पड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान रखनी है। सारी चीजें मोटिवेशन के लिए है कि आप डेली मोटिवेट रहें और चीजों को हल्के में न लें, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो भी चीजें आपको बताई जाती है वो एक पर्पज से बताई जाती है, बिना पर्पज से कोई भी चीजें नहीं बताता। ठीक है ना। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन का जो डे 10 पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख भी रखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ से आई एम पॉसिबल। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के टाइटन बैच 1.0 का डे 10 पढ़ रहे हैं और डे 10 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन का भी पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ेंगे। उसको हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन को करवाने की यहाँ पर एक अप्रोच बताऊंगा। ये अप्रोच क्या है कि जब मैं थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दूंगा ना, तब आपको पता लगेगा कि ये अप्रोच एक्चुअली में काम आ रही है। इस डे फर्स्ट के अंदर मैं सारे सिंपल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जो बेसिक तरीके जिससे आप करते हैं वो भी समझाऊंगा और जो मैं बताता हूँ उसको कैसे फॉलो करना है वो भी आपको देखना है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि 19 को मल्टीप्लाई करो 8 से। किससे? 19 को मल्टीप्लाई करो 8 से। ये बहुत ही सिंपल है। सारे बच्चों को 19 की टेबल याद है, वो ऐसे ही बता देगा 19 8 जब क्या होता है। लेकिन देखो, बेसिक तरीका क्या होता है, बच्चा जब एग्जाम के अंदर आता है तो बेसिक तरीका क्या करता है, ऐसे 19 लिखेगा, नीचे 8 लिखेगा, फिर 8 9 जा 72, तो यहाँ कैरी गया 7, फिर 8 1 जा 8 और 8 और 7 को जोड़ेगा तो 15, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 152। ये उसका है बेसिक्स तरीका। ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्या कि थोड़ी पेन को उठाने की जरूरत पड़ी और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसको सारे स्टूडेंट मेंटली कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा कि उसको कैसे करना है, फिर जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उसको हम मेंटली करने का ट्राई करेंगे। देखो, 19 लिखा है ना, जो भी अभी तक मैंने आप सभी को जितने भी वीडियो दिया ना उसमें सारी चीजों को तोड़ के बताया कि इसको कैसे करना है। ठीक है ना। तो देखो, 19 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 19 को मैं 10 + 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये 8 का 8 रहेगा। अब देखो, जो भी कोष्टक के अंदर रहता है वो बार वाली संख्या से मल्टीप्लाई होता है, यानी जो 8 है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 बनेगा। एंड फिर 8 है इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 बनेगा। ठीक है ना। अब 80 और 72 को ऐड करेंगे तो आएगा आंसर 152। देखो, यहाँ पर जो बेसिक्स तरीका हमने लगाया ना उससे और इस क्वेश्चन को करने में अभी सेम ही टाइम लगेगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है ना। दोनों को सेम ही टाइम लगा। लेकिन जो ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जब संख्याएं बड़ी आएगी तब आपको इसको मेंटली आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 43 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। मेरे को पता है कि ये 43 40 और 3 से मिलके बना हुआ था। 46 जो होता है 240 और 16 3 जो होता है 18, बस इनको ऐड कर दो 258, सीधा आ गया आंसर। ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपन हम मेंटली आसानी से इसको कर सकते हैं। और जिस बच्चे को समझ में नहीं है वो ऐसे देखेंगे, जैसे 43 को मैं 40 + 3 लिख सकता हूँ, फिर मल्टीप्लाई 6। ये 6 पहले 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 आएगा, फिर ये 6 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आएगा। बस इन दोनों को ऐड कर दो और जो हमारा आंसर आएगा वो राइट 258 आएगा। ओके। और क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्या है कि आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी रहेगी। अगर कंसेप्ट की क्लियरिटी रहेगी ना तो एग्जाम के अंदर
हम इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। बेसिक्स तरीके से थोड़ा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर 78 मल्टीप्लाई 7, देखो मेरे को पता है कि ये 78 70 और 8 से मिलकर बना होता है, तो 70 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 490, फिर 7 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 56, ठीक है ना। बस ये हो गया 6 14 5, यानी 546 हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गए। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके अंदर आपको सोचना बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं जो संख्या है उसको जीरो और उस डिजिट में ब्रेक कर देता हूँ सिंगल डिजिट में, जिससे क्या है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कोई भी संख्या जिसके पीछे जीरो है उसको हम मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, ईजी होता है ना। तो जो वही काम है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये भी पता है सभी स्टूडेंट्स को कि जो सिंगल डिजिट होता है ना, उसको भी मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो वो भी, ये भी काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि 78 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 70 + 8 लिख रहा हूँ। तो मैंने इस डिजिट को जीरो के अंदर भी तोड़ दिया और सिंगल डिजिट के अंदर भी तोड़ दिया। अब मेरे को पता है कि अब मैं इस संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 70 और 7 हो जाएगा 490, और फिर 7 और 8 हो जाएगा 56। बस इनको सिंपली ऐड कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे जैसे देखो 65 को मल्टीप्लाई करना 5 से, मेरे को पता है कि ये 60 और 5 से मिलकर बना होता है, तो ये 300 ऐसे आ गया, और फिर ये 5 और 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 25 आ गया, तो इनको ऐड किया तो 325 आ गया। ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसको हम मेंटली कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है तो इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता है 60 + 5 फिर मल्टीप्लाई 5। अब ये 5 इस 60 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 बनेगा, फिर 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 बनेगा। बस इनको ऐड कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे क्वेश्चन की लेंथ, नंबर डिजिट बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे डिफिकल्टी है जो हम बेसिक तरीके से करते हैं उसमें बढ़ती जाती है, लेकिन इससे क्या की चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे 57 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, मेरे को पता है कि 57 किससे मिलकर बना है, 50 और 7 से मिलकर बना होता है, और मल्टीप्लाई 8। 50 और 8 को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, क्योंकि 5 8 जा 40 और 40 के पीछे एक जीरो आ गया तो 400, और 7 8 जा 56। बस इनको ऐड कर दो 654, दैट इज राइट आंसर। ओके, अब देखो और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 88 को मैं 80 + 8 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 9 लिख सकता हूँ। मेरे को पता है 80 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, 720 आएगा, क्योंकि 89 जा 72 और पीछे एक जीरो ऐड कर देंगे, और 18 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आएगा। बस इनको ऐड कर दो, ओवर राइट आंसर। ये जो अप्रोच बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर मैं एक काम कर रहा हूँ, जो भी डिजिट दे रखा है, जो भी क्या है डिजिट दे रखा है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर कि एक डिजिट के अंदर तो जीरो आ जाए और एक डिजिट में सिंगल रखूँ। एक डिजिट क्या रखूँ, सिंगल। मेरे को पता है कि जिसके पीछे डिजिट, जिस संख्या के पीछे, जिस नंबर के पीछे जीरो होता है उसको हम मल्टीप्लाई है ना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो सिंगल डिजिट होता है ना उसको भी हम मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम उसकी टेबल से डायरेक्ट उसका निकाल, फिर बस इनको सिंपली ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब देखो 56 और 4 को मल्टीप्लाई करना, 56 और 4 को मल्टीप्लाई करना, मेरे को पता है 56 किससे मिलकर बना है, 50 और 6 से मिलकर बना है, और 4। अब 4 और 50 मल्टीप्लाई हुआ तो 200, और ये 4 और 6 मल्टीप्लाई हुआ तो 24। तो डायरेक्ट आंसर हो गया 224, 224। इन क्वेश्चन को मैं बहुत ही शानदार तरीके से मेंटली कर सकता हूं, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं कि कैसे करना है, फिर आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा कर सकते हैं। जैसे 40 + 4 होता है, तो 44 से मल्टीप्लाई हो गया तो 160, और फिर 4 उस वापस 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 16, यानी 160 और 16 होता है 176। डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 40 + 4 हो गए इंटू 4, मेरे को पता है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 160 बनेगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 16 बनेगा। इनको ऐड किया, सिंपल सा 176 इज आवर राइट आंसर। अभी क्वेश्चन क्या है कि थोड़े छोटे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे डिजिट बढ़ेंगे, उसके अंदर ये ट्रिक बहुत काम आएगी, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 89 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। मेरे को पता है कि 89 80 + 9 होता है, और ये 7
7 8 जा कितना होता है 56 और एक 0 ऐड कर देंगे पीछे, फिर 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, बस इनको ऐड कर दो, 6 12 कैरी गई ये 623 इज ओवर राइट आंसर। ओके, अब देखो 32 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो मेरे को पता है कि ये 30 + 2 होता है और ये 7 होता है, तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो 210 और फिर ये 7 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 14, तो ये हो जाएगा 224 यानी 224 इज ओवर राइट आंसर। ठीक है ना। कुछ यहाँ पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट्स को करने हैं, इसी ट्रिक से करना है, बेसिक तरीके से नहीं करना है, क्योंकि बेसिक तरीके से करोगे तो फिर कुछ नहीं डिफरेंस रहेगा। देखो सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या ज़रूरी है, सभी स्टूडेंट को पता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉलेज। अब मैं एग्री हूँ सभी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? नॉलेज। लेकिन जो एग्ज़ाम होता है ना उसके अंदर जो टाइम होता है, एग्जाम के अंदर जो टाइम होता है वो होता है लिमिटेड। टाइम क्या होता है? लिमिटेड। अब सारे बच्चे जब उस 2 घंटे या 30 मिनट 230 आवर्स के जो एग्जाम के अंदर बैठते हैं, सारे बच्चों की ये डिमांड रहती है जब पेपर खत्म हो जाता है, जब एग्जाम ओवर हो जाता है, तब उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर आने लगते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर उनको आंसर्स नहीं आते हैं। मतलब क्वेश्चन सभी की नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसको नहीं आते, लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चन बहुत इजी थे। अगर थोड़ा सा भी सोचते थोड़ा सा भी उसके ऊपर क्वेश्चन को सोचते तो उनका आंसर इजी आ जाता, लेकिन सोचने के लिए उनके पास क्या नहीं था? टाइम नहीं था। सोचने के लिए उनके पास क्या नहीं था? टाइम। अब टाइम कम कैसे पड़ा है? क्योंकि उन बच्चों की जो कैलकुलेशन थी वो बहुत वीक थी। कैलकुलेशन क्या थी? बहुत वीक। कैलकुलेशन वीक थी तो जो क्वेश्चंस 30 सेकंड के अंदर होने वाला था, 30 सेकंड के अंदर होने वाला था, वहां पर बच्चों ने 1 मिनट या 30 सेकंड लगा दिया। तो कहने का मतलब बच्चा 1 मिनट सभी स्टूडेंट से यही पीछे हो गया। जैसे जैसे करके अगर एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे ना, तो बच्चा 50 मिनट्स लेस पीछे हो जाएगा, 50 मिनट पीछे हो जाएगा। और 50 मिनट पीछे होना बहुत बड़ी बात है, और आप एग्जाम के जो लेवल से वो पूरी तरह बाहर हो चुके हो। क्योंकि अगर आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हार्ड भी आते हैं, तो उनको करने के लिए भी कुछ अपन को टाइम चाहिए, तो वो टाइम हम कहाँ से लाएंगे? एग्जाम के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चंस इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, तो उन हार्ड क्वेश्चन को कब करेंगे? हार्ड क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर करना तो हार्ड क्वेश्चंस को 30 सेकंड के अंदर करना तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो हमें टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको कैलकुलेशन की डेली प्रैक्टिस करनी है और डेली वीडियो देखनी है। बस मैंने आपको इतना सा हिंट दे दिया कि कैलकुलेशन किस लिए ज़रूरी है। ओके, अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। जुड़े रहिए एजुकेशन मंच के साथ, और डेली पीडीएफ अगर तुम्हें एजुकेशन मंच की लेनी है तो आप एजुकेशन मंच के टेलीग्राम चैनल एजुकेशन मंच डिफेंस एकेडमी पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। और इस पीडीएफ का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो एजुकेशन मंच के कम्युनिटी पोस्ट पे पिन कर रखा है, तो वहाँ से भी तुम डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू।